छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास का चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति में हम आपको आतंक राज के बारे में बताएंगे और आने वाले वीडियो में हम क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी इसके बारे में, फ्रांसीसी क्रांति में क्या महिलाओं का भी योगदान था या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। तो देखिए कि आतंक राज क्या था। इससे पहले देखिए कि लुई सोल्वे को न्यायालय के द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कान्य कार्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी एंतोइनेट का भी यही हश्न हुआ। इस प्रकार से लुई सोल्वे को फांसी दी गई। कब दी गई? तो 21 जनवरी 1793 को। और कहाँ दी गई? तो प्लेस डी ला कार्ड में लुई सोल्वे को फांसी दी गई। देखिए आतंक राज क्यों कहा गया इसको, तो सन 1793 से लेकर के 1794 तक के 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा गया। तो किससे आतंक का युग कहा गया है? तो 1793 से 94 के काल को आतंक का युग कहा गया। और रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। इसके हिसाब से गणतंत्र के दो भी शत्रु थे। इसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य और उसकी कार्यशैली से अहमियत रखने वाले पार्टी सदस्य, इन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। यह और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सिर मुंडवा दिया जाता। गिलोटिन क्या था? तो गिलोटिन दो खंबे के बीच लटकते वाले एक मशीन थी जिस पर लटका दिया जाता और उस मशीन को चालू कर दिया जाता तो सिर धड़ से अलग हो जाता। इसका नाम गिलोटिन क्यों रखा? तो इसका नाम गिलोटिन इसलिए रखा क्योंकि इसका आविष्कार गिलोटिन के नाम से हुआ था। आविष्कारक कौन था? तो गिलोटिन था, इसलिए इसको गिलोटिन कहा गया। और रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी और गोश्त और पाव रोटी की राशनिंग कर दी। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई और सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संशोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मानस्यूर महाशय एवं जो बोला जाता था तो महाशय और मदाम महोदय के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुष और महिलाओं को सीतोयन और सीतोइन कहा जाने लगा और चर्चों को बंद कर दिया गया। उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिए गए। इस प्रकार से और रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों, तो उस समय को किसकी सरकार थी? तो रोबेस्पियर की। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही रहने लगे और जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया। उसे गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन में चढ़ा दिया गया। मतलब रोबेस्पियर को भी गिलोटिन में चढ़ा दिया गया। इस प्रकार से उसकी भी मृत्यु हो गई। अब देखिए कि स्वतंत्रता या लिबर्टी क्या है? दो परस्पर विरोधी विचारक, जो विचारक क्या बता रहे हैं? तो क्रांतिकारी पत्रकार केमिक और डेस्मालिन्स ने 1793 में लिखा है। उसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई थी। इसे भी फांसी दे दी गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है। उसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था में उसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है,
पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है। यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। क्या सबसे बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दासियों, सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते पर लाना संभव है? 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर को कन्वेंशन में भाषण दिया। 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया जो ल मोनिटेर यूनिवर्सल अखबार में छपा। तो उनका भाषण किस अखबार में छपा है? तो मोनिटेर यूनिवर्सल अखबार में उनका भाषण छपा। और इसी भाषण का एक अंश है, लोकतंत्र को स्थापित और समृद्ध करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध और स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। और गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौरान लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर, तुरंता और अनन्य न्याय है, जिसका प्रयोग पृष्ठभूमि के अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। इस प्रकार से इस तरीके से रोबेस्पियर्स का शासन तंत्र चला और रोबेस्पियर्स को भी फांसी दे दी गई। अब हम देखते हैं कि डायरेक्टरी शासित फ्रांस की स्थापना किस प्रकार से हुई। अब हम देखते हैं कि डायरेक्टरी शासित फ्रांस की स्थापना किस प्रकार से हुई। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्यम वर्ग के संपन्न जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। एक संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में दो चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्य वाली कार्यपालिका और डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रीय कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा और अक्सर विधान परिषदों में होता और यह परिषद उसमें एवं इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रीय कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने के लिए चेष्टा करती। और डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। अब कौन आ गए? तो सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट, इनका उदय हो गया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरणा आदर्श बन रहे। इन मूल्यों में आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरणा मिली। इस प्रकार से रोबेस्पियर्स का शासन और उसके बाद में डायरेक्टरी का शासन व्यवस्था और डायरेक्टरी के बाद में नेपोलियन बोनापार्ट का आगमन, ये किस प्रकार से बोनापार्ट का आगमन हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट का आगमन हुआ, हमने इस पार्ट में आपको बताया है। अब अगले पार्ट में हम महिलाओं के आंदोलन के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। धन्यवाद।